वेलकम टू रिवीव एग्जाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 5 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया? कनिष्क, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। अब बात बौद्ध संगीतियों की है। 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई हैं। वो कौन कौन सी है, उसका समय क्या रहा, उसका स्थान क्या है, उसके अध्यक्ष कौन रहे और किसके शासन काल में ये बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये अजात शत्रु का शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई और जिसके अध्यक्ष सबाकामी थे और ये शासनकाल किसका था? कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में आयोजित की गई पाटलिपुत्र में और मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और ये अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। ये तृतीय बौद्ध संगीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, क्वेश्चन में ही उल्लेख किया गया है। अगर आप ट्रिक के जरिए से याद करना चाहें तो ट्रिक के जरिए से भी याद कर सकते हैं। इनके स्थान आर वी पी के, आर से राजगृह, वी से वैशाली और पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन है। और अध्यक्षों का शासनकाल एम एस एम वी, या एम से महाकश्यप और एस से सबाकामी और मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। और शासनकाल अका अक यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और इनका समय कैसे याद करेंगे? 483, 383, 255 और 100 ईसा पूर्व। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? नॉर्टन, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की है। ये होता क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर में विद्यमान द्वेषपूर्ण प्रोग्राम जैसे वायरस, मैलवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वार्म आदि को पहचानने, पता लगाने और रोकने, नष्ट करने हेतु ये निर्मित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण एंटीवायरस कौन कौन से हैं? एवीजे, नॉर्टन, बिट डिफेंडर, KASPERS KY, PANDA पंडा, BULL गार्ड बुलगार्ड, एवास्ट और SYMANTEC MCA फ्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम हैं जो याद कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? घारापुरी, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एलिफेंटा की गुफाएं घारापुरी द्वीप पर स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं पश्चिमी भारत में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं, जिसे घारापुरी द्वीप भी कहा जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं ये कब यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हुई? एलिफेंटा की गुफाएं वर्ष 1987 में यूनेस्को में शामिल हुई। अब बात यहाँ एलिफेंटा गुफाएं ये हैं कहाँ? ये महाराष्ट्र में हैं। अब बात यहाँ पर यूनेस्को की है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना हुई कब थी? 4 नवंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रासीलिया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 11वां विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रासीलिया में आयोजित किया गया। अब बात यहाँ पर ब्रिक्स की है। ब्रिक्स की स्थापना हुई कब थी? 2009 में। शुरुआत में इसमें केवल 4 ही सदस्य थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हो गया। पहला शिखर सम्मेलन जो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया? येकेटरिनबर्ग शहर, रूस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा शीत मरुस्थल है? पेटागोनिया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पेटागोनिया रेगिस्तान को पेटागोनिया स्टेपी के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिणी अर्जेंटीना और चिली के हिस्से में स्थित सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 8वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह अपने पश्चिम में एंडीज, पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब खोली गई? वर्ष 1853, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें पहली रेलवे लाइन की है। पहली रेलवे लाइन कब चली, कब से कब तक चली, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम जान लेते हैं। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन बोरीबंदर यानी बॉम्बे और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चली। यह 3 लोकोमोटिव साहिब, सुल्तान और सिंध द्वारा संचालित किया गया था, जिसमें 13 गाड़ियां थी। इसमें 400 लोग सवार थे। यात्री लाइन का निर्माण और संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। वर्ष 1962 में भारत चीन के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन थे, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? लार, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भोजन के पाचन में लार एक महत्वपूर्ण घटक है जो पाचन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब भारत शासन अधिनियम से संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया, जो लागू 1937 में हुआ। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। यह 11 भागों और 10 अनुसूचियों में विभाजित था। इसकी मुख्य विशेषताएं फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण, जिसमें 2 स्तर शामिल थे, एक केंद्रीय कार्यकारी संसद और इसके नीचे प्रांत और रियासतें थीं। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को खारिज कर दिया और इसे प्रांतीय स्वायत्तता में बदल दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया है? GSLV MK3, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन के लिए चंद्रयान 2 के लिए GSLV MK3 प्रक्षेपण यान का उपयोग किया है। अब बात यहां पर इसरो की है। इसरो की स्थापना हुई कब थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। और इसरो का मुख्यालय कहां है? बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है जो मछुआरों को खराब मौसम, ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री रेखा पर पहुंचने पर उन्हें सावधान करता है? IRNSS-11, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। IRNSS-11 भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। ये भारत में उपयोगकर्ताओं के साथ साथ इसकी सीमा से लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। इसका प्राथमिक सेवा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है? गोवा, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें गोवा की है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी। क्षेत्रफल के अनुसार गोवा सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 450 साल तक। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई 1987। 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? मुंबई, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 5वां भारत परमाणु नवनिर्माण कांग्रेस सम्मेलन मई 2019 मुंबई में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोनी के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ADSL का पूर्ण रूप क्या है? एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों और पत्तियों तक पहुंचाता है? जाइलम, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें ऊतक की है, तो ऊतक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें उल्लेख किया गया पादप ऊतक। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक विभज्य ऊतक होते हैं, एक स्थायी ऊतक होते हैं। विभज्य ऊतक क्या है? ये ऊतक अपरिपक्व एवं निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बने होते हैं, विभज्य ऊतक कहलाते हैं। इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक शीर्षस्थ होते हैं, अंतर्वेशी होते हैं और शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, और एक और होता है लेटरल होता है। लेटरल, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। अब शीर्षस्थ ये तने एवं जड़ के शीर्ष भागों में उपस्थित होते हैं, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक। और अंतर्वेशी ये ऊतक पत्तियों के आधार पर एवं टहनियों के पर्व के दोनों ओर स्थित होते हैं। और लेटरल ये तने एवं मूल की परिधि में उपस्थित होते हैं। लेटरल कहाँ उपस्थित होते हैं? तने और मूल की परिधि में उपस्थित होते हैं। अब स्थायी ऊतक क्या है? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल और एक जटिल। सरल ये ऊतक विभज्य ऊतक द्वारा ही बने होते हैं तथा पादपों के मुख्य कार्यकारी ऊतकों की तरह ही जाने जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसका नाम ही से लग रहा है, मतलब ये स्थायी ऊतक होते हैं। एक 2 प्रकार के होते हैं, सरल होते हैं और जटिल होते हैं। सरल में क्या होते हैं? सरल भी 3 प्रकार के होते हैं, मृद ऊतक, स्थूल कूड़ ऊतक और दृढ़ ऊतक। सरल ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। सरल ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। मृद ऊतक यानी पैरेन्काइमा, इसका मुख्य कार्य जल और खाद्य पदार्थों को संचित करना है। मृद ऊतक के बारे में हम अगले किसी वीडियो में
डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मृद ऊतक यानी पैरेन्काइमा, इसका मुख्य कार्य जल और खाद्य पदार्थों को संचित करना है। स्थूल ऊतक यानी कोलेनकाइमा यह पादपों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और दृढ़ ऊतक यानी सक्लेरेनकाइमा यह पौधों की बाहरी परतों में रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। अब जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जटिल ऊतक होते क्या हैं। ये ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा पादपों में आंतरिक परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, दारू या फिर जाइलम, यह जल का संवहन करता है, अभी क्वेश्चन में ही पूछा गया है। पोषवाह या फ्लोएम यह पादपों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों तक पहुंचाता है। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था। इंदिरा गांधी, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का नारा था। गरीबी हटाओ और गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव अभियान का विषय और नारा था। तापमान में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक कितनी गुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी, यानी कितने डिग्री, तापमान में कितने डिग्री की वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाएगी, 10 डिग्री, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय किस देश में स्थित है। फिलीपींस, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966। इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है। और इसके सदस्य देश कितने हैं, एडीबी के सदस्य देश 68 हैं। अगला क्वेश्चन है, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया। जॉर्ज फर्नांडीज, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 1974 में जॉर्ज फर्नांडीज ने रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया। जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडीज एक भारतीय ट्रेड यूनियनिस्ट, राजनेता और पत्रकार थे। उनका जन्म 3 जून 1930 को हुआ था। वह राज्यसभा और लोकसभा के पूर्व सदस्य थे। 1974 की अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल फर्नांडीज द्वारा आयोजित सबसे उल्लेखनीय हड़ताल थी, जब वो अखिल भारतीय रेलवे संघ के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है। काली मिट्टी, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहां पर काली मिट्टी की है। काली मिट्टी से इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का रंग टिटेनीफेरस मैग्नेसाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण काला होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इस मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में हो, जो प्राचीन हम कहेंगे, मतलब प्राचीन कहलाएगी। 100 वर्ष, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल या अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आज जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है वो प्राचीन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है। कर्नाटक, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एएसआई द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कर्नाटक सबसे आगे है। 506 स्मारकों के साथ कर्नाटक एएसआई सूची में दक्षिण भारत का नेतृत्व कर रहा है। अब बात इसकी एएसआई की है। एएसआई क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो देश में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित दो राज्यों का घर है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कोरोमंडल तट यह भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र है। उत्तर में उत्कल मैदान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कावेरी डेल्टा, पश्चिम में पूर्वी घाट। यह लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। गुजरात से मुंबई तक का तट क्या कहलाता है, काठियावाड़ तट कहलाता है। मुंबई से गोवा तक का कोंकण तट और गोवा से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को मनाती है। अब बात यहां पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हुई है। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, पहली बार कब मनाया गया, यह भी जान लेते हैं। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस में मनाने की घोषणा की। इसके बाद वर्ष 2015 से इस दिन को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा की। वर्ष 2015 में इस पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
अब बात यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की है। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देश कितने? 193 हैं। वर्ष 2011 में दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, चीन, रूस, फ्रांस, यूके और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अपने काम और समर्पण के कारण उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1987 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। द्विआधारी विखंडन, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। द्विआधारी विखंडन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं दो भागों में विभाजित होती है। द्विआधारी विखंडन एक अलैंगिक प्रजनन है जिसमें शरीर दो समान निकायों में विभाजित हो जाता है। अलैंगिक शब्द एक प्रजनन का वर्णन करता है जो सेक्स कोशिका यानी युग्मक को शामिल किए बिना होता है। द्विआधारी विखंडन मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? अवध का साम्राज्य, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उन्होंने क्यों कहा, इसकी कहानी भी समझ लेते हैं। अवध साम्राज्य को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक चेरी कहा गया। सटीक होने के लिए 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध के राज्य को एक चेरी के रूप में वर्णित किया जो एक दिन उनके मुंह में गिर जाएगा। ये बात गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कही थी। 5 साल बाद 1856 में राज्य को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1801 में अवध पर एक सहायक गठबंधन पहले ही किया जा चुका था। नवाब को अपनी सैन्य शक्ति को भंग करना पड़ा और गठबंधन के अनुसार अंग्रेजों को अपने सैनिकों को राज्य के भीतर तैनात करने की अनुमति देनी पड़ी। राज्य के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नवाब अंग्रेजों पर निर्भर होते गए। अगला क्वेश्चन है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यह किस धारणा से लिया गया है? ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस धारणा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया क्योंकि ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। गर्म रेगिस्तान में ऊंट 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। ये बिना जल के 15 दिन तक जीवित रह सकते हैं। ऊंट के कुबड़ में लगभग 80 पाउंड तक वसा युक्त ऊतक हो सकते हैं। वे अपने कुबड़ में जमा वसा का उपयोग करते हैं और वसा उन्हें बिना जल के चलने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? पोंगल बर्ड काउंट एक तमिलनाडु राज्य की एक पहल, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये एक वार्षिक पक्षी निगरानी कार्यक्रम है जहां लोगों को कम से कम 15 मिनट के लिए पक्षियों को देखने और देखे जाने के रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है। देखे जाने, लिस्टिंग, दस्तावेजीकरण एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई बर्ड पर अपलोड किया जाता है। पक्षी देखने वालों के लिए व्यवस्थित तरीके से अपनी टिप्पणियों को दर्ज करने के लिए ebird.org एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? संयुक्त निरीक्षण इकाई, संयुक्त निरीक्षण इकाई, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? अरावली, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर अरावली की है। अरावली से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली रेंज उत्तर पश्चिमी भारत में है। यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होकर गुजरती है। भारतीय मरुस्थल थार अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट तक पहुंच के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? यूनिक आईपी एड्रेस, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यूनिक आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूनिक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। एक विशिष्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक विशिष्ट पहचानकर्ता जो नेटवर्क में प्रत्येक मशीन को दिया जाता है। यह 2 प्राथमिक कार्य करता है। इसका उपयोग मशीनों के संजाल के इंटरफेस पहचान के रूप में किया जाता है। यह उस मशीन का स्थान प्रदान करता है जैसे घर का डाक पता। अगला क्वेश्चन है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 में दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? भारत 43वें स्थान पर है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है?
ब्रह्मपुत्र नदी, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात इसमें ब्रह्मपुत्र नदी की है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी बन सकते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमो युंगडुंग हिमानी से। इसका मुहाना यानी ये गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 2900 है, लेकिन भारत में उसकी कुल लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथीमारी, धनसिटी, पगलडिया और तीस्ता, ये ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? एसबीआई, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। अब इस एसबीआई का इतिहास क्या है वो भी हम लोग समझ लेते हैं, जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत 19वीं सदी के पहले दशक में 2 जून 1800 को कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुई थी। 3 साल बाद इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बैंक ऑफ बॉम्बे के रूप में 15 अप्रैल 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843 ने बैंक ऑफ बंगाल का अनुसरण किया। इन तीनों बैंकों को 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में मिला दिया गया। भारत सरकार ने 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने 60% हिस्सेदारी ली और नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में लंदन में आयोजित किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना और बी.आर. अम्बेडकर भी इसमें प्रतिभागी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले दौर के सम्मेलन में भाग नहीं लिया। सम्मेलन का बहिष्कार करने का क्या कारण था? कारण यह था कि सविनय अवज्ञा में शामिल होने के कारण कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस दौरान स्वराज की मांग भी शुरू हुई थी। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर पेश किया गया? वस्तु एवं सेवा कर, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की है। अब इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला देश कौन सा है जीएसटी को लागू करने वाला? फ्रांस, वर्ष 1954 में। भारत का जो जीएसटी मॉडल है ये कहाँ के कनाडा के मॉडल पर आधारित है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीएसटी रेट कहाँ है? भारत में है। 122वां संविधान संशोधक विधेयक 2014 में पेश किया गया। 101वां संविधान संशोधन ये पास हुआ। राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को हस्ताक्षर, राज्यसभा से 3 अगस्त 2016 से पास हुआ और लोकसभा से 8 अगस्त 2016 में पास हुआ और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कब किए? 8 सितंबर 2016 को। और जीएसटी लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से। सबसे पहले जीएसटी पास करने वाला राज्य कौन सा है? असम। और जीएसटी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 269 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव है? मणिपुर, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। संगाई महोत्सव मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा हर साल 21 से 23 नवंबर तक आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। यह त्योहार का नाम राज्य पशु संगई के नाम पर रखा गया है, जो भूरे रंग का हिरण है। अब इन 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर को बताना है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये था आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जीके का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।